हेलो, नमस्कार और आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ मेरे चैनल कोर्से में। आज हम फिर से कुछ बात करेंगे जो अ, कानून है या कुछ इवेंट्स हैं लीगल डोमेन में, लीगल फील्ड में, जो कि हिंदुस्तान से नहीं बल्कि अमेरिका से जुड़े हैं, वहाँ के यूएस के सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हैं। जैसे हमारे यहाँ पे होता है कि कॉज लिस्ट आती है जो वीकली आती है, डेली आती है। तो उसी हिसाब से वहाँ पे जो है यूएस में उसको कहते हैं सिटिंग्स। तो उनकी जो अक्टूबर की सिटिंग है, जनवरी की सिटिंग है, दिसंबर की सिटिंग है, नवंबर की सिटिंग है, तो एडवांस सिटिंग जो है वो लिस्ट होती है कि ये मसलों की सिटिंग होनी है। और उसका एक टाइम फ्रेम होता है और इश्यूज़ वगैरह जो है क्लियरली डिफाइंड इश्यूज़ होते हैं। तो मैं कुछ ऐसे ही जो प्रीवियस सिटिंग्स हुई हैं और सॉरी कुछ सिटिंग जो दिसंबर में होनी है और कुछ जो जनवरी में होनी है उन सिटिंग के बारे में समरी बातचीत करूँगा। मतलब डिटेल में ना जाते हो, क्योंकि अगर मैं डिटेल में जाऊँगा तो कम से कम 3-4 घंटे का वीडियो होगा, जो ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि संक्षिप्त में बताना उचित रहेगा, उससे ये होगा कि आपको सब्जेक्ट का जो है वो इनलाइटमेंट हो जाएगा और फिर आप अपना एक रिसर्च भी उस दायरे में आगे लेके जा सकते हो। तो उस लिहाज से जो है ये सिटिंग्स जो है अक्टूबर, फिर नवंबर, दिसंबर और हो सके तो जनवरी, फिर फरवरी वगैरह का मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो शुरू करता हूं मैं। फ़िलहाल जो सिटिंग हुई है अक्टूबर महीने की, उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट मसले जिसकी सिटिंग हुई है, इसमें इश्यूज़ क्या थे वो मैं बता रहा हूँ। सॉरी, थोड़ा फम्बलिंग हो गया। तो एक सिटिंग जो है वो अक्टूबर महीने की रॉयल कैनिन यूएसए वर्सेस वुलशेल्गर 23-677 ये हुई। इशू था वेदर अ पोस्ट रिमूवल अमेंडमेंट ऑफ कंप्लेंट to omit federal questions defeats the federal question subject matter jurisdiction pursuant to 28 USC 1331. Whether such post removal amendment of complaint precludes a district court from exercising supplemental jurisdiction over the plaintiff's remaining state law claims pursuant to 28 USC। वहाँ का जो अमेंडमेंट्स वगैरह की बात है वो ये है। फिर दूसरी जो सिटिंग है वो टाइटल है विलियम्स वर्सेस वॉशिंगटन नंबर 23-191। और इशू इसमें था वेदर एग्जॉशन ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग क्लेम अंडर 42 यूएससी 1983 इन द स्टेट कोर्ट। अब ये जो यूएससी जो है, इसका मैं अगर आपको डिटेल डिनोमिनेशन आपको बताऊं तो वो ये है यूएससी मीन जो है यूनाइटेड स्टेट्स कोड। तो जैसे यहाँ का सिविल कोड वगैरह होता है, क्रिमिनल कोड होता है, वैसे यूएस का अपना कोड है। तो उनके कोड का ये रेफरेंस है। जब मैं यूएससी की बात करूँगा तो उनके रेफरेंस कोड की बात करूँगा। फिर अगला केस जो है गार्लैंड वर्सेस वैंडर स्टॉक, ये जो है नंबर 23-852। इसमें इशू था वेदर अ वेपन पार्ट्स किट that is designed to or may readily be completed, assembled, restored or otherwise converted to expel a projectile by the action of an explosive under 27 CFR 478.11 is a firearm regulated by the Gun Control Act. Second issue था whether a partially complete, disassembled or non-functional frame or receiver that is designed to or may readily be completed, assembled, restored or otherwise converted to function as a frame or receiver under 27 CFR is the frame receiver regulated by the act। अब ये CFR जो है ये
रेगुलेशन की बात होगी, CFR जो मीनिंग होगा उसका यूएस में उसका द कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन, तो ये उस रेगुलेशन की बात कर रहा है। फिर अगला केस जो है वो लकी वर्सेस स्टैनी 23-621, इसमें इशू है वेदर अ पार्टी मस्ट ऑब्टेन ruling that conclusively decides the merit in its favor as opposed to merely predicting a likelihood of later success to prevail on the merit under 42 United States Code 1988. Whether a party must obtain an enduring change in the party's legal relationship from a judicial act as opposed to non-judicial event that moots the case to prevail under section 1988। तो ये वापस यूएस कोड की बात हो रही है। फिर अगला जो मसला है वो ग्लॉसिप वर्सेस ओक्लाहोमा जो है ओक्लाहोमा नंबर 227466, इशू था वेदर अ स्टेट सप्रेशन ऑफ की प्रोसिक्यूशन विटनेस admission that he was under the care of psychiatrist and failure to correct that witness false testimony about that care and related diagnosis violate the due process of the law under Brady versus Maryland and Napier versus Illinois, ये उनका जजमेंट है। Second, whether the entirety of the suppressed evidence must be considered when assessing the materiality of the Brady and Napier law. Third question है whether the due process of law requires reversal where a capital conviction is so infected with errors that the state no longer seeks to defend it. और fourth question ये है whether the Oklahoma Court of Criminal Appeals holding that Oklahoma Post-Conviction Procedure Act precluded post-conviction relief is an adequate and independent state law ground for the judgment. Interesting. फिर अगला जो है वो बाउराफा वर्सेस मोयाराकास नंबर 23583, इसमें एक्चुअली कंक्लूडेड जजमेंट है। इसमें रिवोकेशन ऑफ अप्रूव्ड वीज़ा पिटिशन अंडर 8 यूएस स्टेट कोड 151155 बेस्ड ऑन द sham marriage determination by the Secretary of the Homeland Security is the kind of discretionary decision that falls within the purview of section 1252 subsection A subsection 2 subsection B2, which strips federal court of jurisdiction to review certain action in the discretion of the agency. अगला जो मसला था वो मेडिकल मैरिजुना वर्सेस हॉर्न, ये 23-365, इशू था वेदर economic harms resulting from the personal injuries or injuries to business or property by reason of the defendant's act for purpose of civil treble damages action under Racketeer Influenced and Corruption Organization Act। उसके बाद अगला मसला जो है सिटी एंड काउंटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को वर्सेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी नंबर 23-753, इशू था वेदर द क्लीन वाटर एक्ट अलाउज द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ऑथराइज स्टेट एजेंसी जो है, to impose generic prohibition in national pollutant discharge elimination system permits that subject permit holder to enforcement for violating water quality standards without identifying specific limit to which their discharge must conform. Again interesting है। फिर बफकिन वर्सेस मैकडो नंबर 23-713, ये जो है इसमें इशू वेदर द यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर वेटरन्स क्लेम मस्ट इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ द डाउट रूल in 38 United States Code
510 subsection B was properly applied during the claim process in order to satisfy section 38 US State Code subsection 7261 subsection 1 subsection 1 subsection B subsection 1, which directs the court to take due account of the Department of Veterans Affairs application of that rule. फिर अगली जो है नवंबर महीने की जो सिटिंग है उसमें विस्कॉन्सिन बेल वर्सेस यूएस एक्सरेल टॉड हेड 23-1127. इसमें इशू है वेदर रीएम्बर्समेंट रिक्वेस्ट submitted to the Federal Communication Commission's E-rate program are claims under the False Claims Act. Interesting. Advocate Christ Medical Center versus Becerra 23-715. Issue ये है whether the phrase entitled to benefits used twice in the same sentence of Medicare Act. देखो कितना इंटरेस्टिंग फ्रेज का इंटरप्रिटेशन करते हैं. वेदर द फ्रेज एंटाइटल्ड टू बेनिफिट quote unquote used twice in the same sentence of the Medicare Act means the same thing for Medicare Part A and supplemental social security benefit, such that it includes all who meet basic program eligibility criteria whether or not benefits are actually received. इंटरेस्टिंग इश्यूज रेज है. फिर अगला जो मसला है वो EMD सेल्स वर्सेस कैरेरेया 23-217. इशू है वेदर अ बर्डन ऑफ प्रूफ दैट एम्प्लॉयर्स मस्ट सेटिस्फाई टू डेमोन्स्ट्रेट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ अ फेयर लेबर स्टैंडर्ड्स एक्ट एग्जेम्पशन इज मियर प्रीपॉन्डरेंस ऑफ द एविडेंस और क्लियर एंड कन्विंसिंग एविडेंस. अगला मसला है फेसबुक वर्सेस अमालगमेटेड बैंक 23-980. इसमें होल्डिंग हुई है रिट ऑफ सेरिटोरी डिसमिस एज इम्प्रोवाइडेंटली ग्रांटेड. जजमेंट को रिफ़र करना पड़ेगा और मेरे हिसाब से इस पे मैं एक अलग से एक वीडियो ही बनाऊंगा. फिर अगला मसला है वेला जेक्यू वर्सेस गार्लैंड नंबर 23-929. इशू है whether when a non-citizen's voluntary departure period ends on a weekend or a public holiday, a motion to reopen filed that next business day is sufficient to avoid the penalties for failure to depart under Section 8 of the US Code 1229 subsection C subsection D subsection 1. अगला मसला है डेलीगाटी वर्सेस यूएस 23-825. वेदर अ क्राइम, ये इशू है वेदर अ क्राइम दैट रिक्वायर्स प्रूफ ऑफ अ बॉडी इंजुरी और डेथ but can be committed by failing to take action has an element the use, attempted use or threatened use of physical force. अगला मसला जो है जिसमें होल्डिंग हुई है निविदिया कॉर्प वर्सेस ई ओमैन जे और फॉन्डर AB. मसला नंबर है 23-970. इसमें रिट ऑफ सेरिटोरी इज डिसमिस एज इम्प्रोवाइडेंटली ग्रांटेड. ये भी जजमेंट पढ़ के मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा. फिर दिसंबर की जो सिटिंग है वो मैं अगर आऊँ तो ये मसला है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस वेजेस एंड वाइट लॉयन इन्वेस्टमेंट LLC नंबर 23-1038. इशू है वेदर द कोर्ट ऑफ अपील्स erred in setting aside the Food and Drug Administration's order denying respondents' application for authorization to market new e-cigarette product as arbitrary and capricious. Capricious ये वर्ड जो है वो हिंदुस्तान में बहुत कम यूज़ होता है बट यूएस में प्रेडोमिनेंट है. यूएस वर्सेस मिलर नंबर 23-824. इशू रेज जो है वेदर अ बैंक्रप्सी ट्रस्टी may avoid a debtor's tax payment to the United States under
Section 11 of US Code, subsection 544, subsection B, when no actual creditor could have obtained relief under the applicable state fraudulent transfer law outside the bankruptcy. फिर अगला मसला है रिपब्लिक ऑफ हंगरी वर्सेस सिमन नंबर 23867. इशू है वेदर हिस्टोरिकल commingling of assets suffice to establish that proceeds of seized property have a commercial nexus with the United States under the expropriation exception to the Foreign Sovereign Immunity Act, whether a plaintiff must make out a valid claim that an exception to the Foreign Sovereign Immunity Act applies at the pleading stage, rather than merely raising a plausible inference. And third, whether a sovereign defendant bears the burden of producing evidence to affirmatively disprove that the proceeds of property taken in violation of international law have a commercial nexus with United States under the expropriation exception to the Foreign Sovereign Immunity Act. अगला मसला है यूएस वर्सेस स्कर्मेटी 23-477. इशू जो है वेदर टेनेसी सेनेट बिल 1 which prohibit all medical treatment intended to allow a minor to identify with or live as a purported identity inconsistent with minor's sex, or to treat purported discomfort or distress from discordance between the minor's sex and asserted identity violates the Equal Protection Clause of 14th Amendment. अगला मसला है कॉसिस वर्सेस यूएस 23-909. इशू whether the deception to induce a commercial exchange can constitute a mail or wire fraud, even if inflicting economic harm on alleged victim was not the object of the scheme. Second issue है whether a sovereign statutory, regulatory or policy interest is a property interest when compliance is material term of payment for a goods or service, and whether all contracts rights are property. And then Feliciano versus Department of Transportation, मसला नंबर 23-861. इशू है whether a federal civilian employees called or ordered to active duty under a provision of law during a national emergency is entitled to differential pay even if the duty is not directly connected to the national emergency. अगला मसला जो है 7 काउंटी इंफ्रास्ट्रक्चर कोएलिशन वर्सेस ईगल काउंटी कोलोराडो नंबर 23-975. इशू है whether a national environmental policy act requires an agency to study environmental impacts beyond the proximate effects of the action over which the agency has a regulatory authority. फिर अगला मसला है देवबरी ग्रुप वर्सेस देवबरी इंजीनियर्स. ये बहुत इंटरेस्टिंग मसला है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा. ये बहुचर्चित मसला है और इससे ट्रेडमार्क से जुड़ा हुआ है जो मैं आपसे बाद में बात करूंगा. वेदर एन अवार्ड ऑफ द डिफेंडेंट्स प्रॉफिट अंडर द लेमन एक्ट can include an order for the defendant to disgorge the distinct profit of legally separate non-party corporate affiliates. तो ये ट्रेडमार्क और कॉर्पोरेट आइडेंटिटी से मसला है और एकेडमिकली बहुत इंटरेस्टिंग मसला है. मेरे पास ये जजमेंट भी है, मैं इसके ऊपर अलग से ज़रूर जिक्र करूँगा. फिर अगली जो सिटिंग है वो है जनवरी में हेविट वर्सेस यूएस. इसमें इशू है Hewitt versus US number 23-1002, whether the First Step Act sentencing reduction provisions apply to a defendant originally sentenced before the Act's enactment when that original sentence is judicially vacated and the defendant is represented to a new term of imprisonment after the Act's enactment. Stanley versus City of Sanford, Florida. 23-997.
issue whether under the Americans with Disability Act, a former employee who was qualified to perform her job and who earned post-employment benefit while employed loses her right to sue over discrimination with respect to those benefits solely because she no longer holds her job. नेक्स्ट जो मसला है वो थॉमसन वर्सेस यूएस नंबर 23-1095 इशू है वेदर 18 यूनाइटेड स्टेट्स कोड 1014 which prohibits making a false statement for the purpose of influencing certain financial institutions and federal agencies also prohibits making a statement that is misleading but not false. अगला मसला है वाइटेजिग वर्सेस Halliburton Energy Services number 23-971 issue whether a voluntary dismissal without prejudice under Federal Rule of Civil Procedure 41 is the final judgment, order or proceedings under the Federal Rule of Civil Procedure 60 subsection B. Free Speech Coalition versus Paxton 23-1122 ये मसला नंबर है. Issue whether the Court of Appeal erred as a matter of law in applying rational basis review instead of strict scrutiny to a law burdening adults' access to protected speech. अगला मसला है Food and Drugs Administration versus R.J. Reynolds Vapor Company नंबर 23-1187 ये इशू है वेदर अ मैन्युफैक्चरर में फाइल अ पिटिशन फॉर रिव्यू इन अ सर्किट other than the US Court of Appeals for the District of Columbia Circuit where it neither resides nor has its principal place of business if the petition is joined by a seller of manufacturer's product that is located within that circuit. फिर अगला मसला है मैकग्लिन Chiropractic Associate versus Maxon Corporation 23-1226 issue है whether the Hobbs Act required district court in case to accept Federal Communications Commission's legal interpretation of the Telephone Consumer Protection Act. और टेलीफोन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अपने आप में अलग एक्ट ही है. फिर बार्नेस वर्सेस फेलिक्स नंबर 23-1239 इशू whether the court should apply the moment of threat doctrine when evaluating an excessive force claim under the 4th Amendment. और अगला मसला है कुनिंगम वर्सेस Cornell University 23-107 issue whether a plaintiff can state a claim by alleging that a plain fiduciary engaged in a transaction constituting a furnishing of goods, service or facilities between the plain and the party in interest as prescribed under 29 US State Code 1106 subsection A subsection 1 subsection C or whether a plaintiff must plead and prove additional element and facts not contained in the provisions text. तो ये इंटरेस्टिंग मसले हैं जिनकी सुनवाई वगैरह जो हो चुकी है, कंक्लूजन हो चुका है, ये लिस्टेड है फाइनल कंक्लूजन के लिए और रिस्पेक्टिव जजमेंट्स के लिए. और काफ़ी इंटरेस्टिंग मसले हैं. मेरे पास जो सिटिंग लिस्ट है वो फरवरी तक की है और कुछ जो मसले हैं जो डिसाइड भी कर दिए गए हैं बगैर किसी डिटेल सबमिशंस के, उसके बारे में मैं अगले एपिसोड में बात करूँगा. तो बहरहाल मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी है 25 से 26 मिनट का, लेकिन आपको पसंद आया हो और आपसे आपकी जानकारी में बढ़ोतरी हुई हो. और फिर अगले एपिसोड में मिलने के वादे के साथ मैं आप सभी से विदा चाहूँगा. तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद. आप जुड़े रहें, यही मेरी इच्छा और रिक्वेस्ट. और अगले एपिसोड में मिलने के वादे के साथ मैं आप सभी से विदा चाहता हूँ. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. गॉड ब्लेस यू.